गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः आप सारे बच्चों का हिस्ट्री के वीडियो क्लास में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ बातों को देखा था। इस क्रम में जो मेन बात थी वह था कि राष्ट्रवाद क्या है और इस राष्ट्रीय भावना को फैलाने में फ्रांसीसी क्रांति की क्या भूमिका थी। बच्चों, कोई जो घटना घटती है उसका इम्पैक्ट व्यापक रूप से पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति एक व्यापक प्रभाव देने वाली घटना के रूप में थी। इसने न केवल फ्रांस से बाहर यूरोप के देशों को बल्कि संसार के देशों को भी प्रभावित किया। आधुनिक स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो हम लोग उपभोग कर रहे हैं वह वास्तविक रूप में फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है, क्योंकि क्रांति का यह नारा था। इस बात को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, परिस्थितियां हैं, उन्हीं का चर्चा आज हम लोग यहाँ देखेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो समाज का स्वरूप हुआ यूरोप के देशों का, उसका संक्षिप्त सिंहावलोकन हम लोग यहाँ देखेंगे। और इसी क्रम में जब सामाजिक रूपों का चर्चा करेंगे तो इसी क्रम में हम पाएंगे कि धीरे धीरे हम राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं और उसके बाद मुख्य घटनाओं का होना शुरू हो जाएगा। इसमें हम पहले पाते हैं कि यूरोपीय समाज फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये मुख्यतः कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के रूप में पहला उदय हुआ। ये कुलीन वर्ग, सबसे पहले कुलीन वर्ग को देख लिया जाए, उसके बाद हम मध्यम वर्ग को देखेंगे। कुलीन वर्ग संपत्तिशाली वर्ग था, चाहे वह गांव की जमीन हो, जमीन का मालिक मुख्यतः ये ही थे, और साथ ही साथ शहर का जो आलीशान हवेली होता था उसका भी ये मालिक होते थे। इनका जीवन सुखमय बीतता था। धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। नगर जब आए वह वाणिज्यिक आर्थिक विकास के साथ नगरों का धीरे धीरे उदय हुआ। अब वहाँ नए नए लोग उस नगर में बसने लगे। एक तो कारखानों के जो कामगार थे वे आए, मालिक आए, उसके बाद अन्य व्यवस्थाएं हुई। धीरे धीरे सेंटर उसका विस्तार होता चला गया, नगर बनता चला गया, एक व्यापारिक केंद्र नगर का रूप ले लिया। और यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग, जिसमें शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि जो शामिल थे, ऐसे लोगों का उदय हुआ। यही लोग कहलाए मध्यम वर्ग। यह पश्चिम एवं मध्य यूरोप के भागों में, देशों में औद्योगिक विकास से इस तरह का केंद्र बना और वहाँ ऐसे लोगों का जमावड़ा हुआ जो मध्यम वर्ग कहलाया। अब प्रश्न उठता है कि ये मध्यम वर्ग जो थे, इनको राष्ट्रवाद लाने में क्या भूमिका थी। तो राष्ट्रवाद लाने में, राष्ट्रवाद तो एक वैचारिक पहल है सबसे पहले, तो इन मध्यम वर्गों ने लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना को लाने में महत्वपूर्ण प्रयास किया। तो पहला वर्ग था कुलीन और मध्यम वर्ग। दूसरा वर्ग जो है यह उदारवादी वर्ग है। इसे उदारवादी कहा जाता है। ये उदारवादी जो है, उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आजाद, आजादी।
मानसिक आज़ादी, शारीरिक आज़ादी, सब तरह की आज़ादी। कहने के लिए तो व्यापक अर्थ है इसका। इसी से लिबरलिज्म बना है, उदारवाद बना है। ये भी धनी लोग थे, मुख्य रूप से उद्योगों और जमीनों के मालिक ये भी थे, संपन्न थे। ये व्यक्ति की आज़ादी चाहते थे, इनका सोच अच्छा था। ये कानून के समक्ष, रूल ऑफ लॉ के ये पक्षधर थे, ये उदारवादी। अब देख लो, उदारवादी का मतलब होता है जो उदार हो, जो सबको हक देने के पक्ष में हो, सबको सुविधा प्रोवाइड करने के पक्ष में जो हो, वही तो उदार हुआ। और जो अपने में सिमट के रहता है, दूसरों को सुविधा नहीं देना चाहता है, वही तो रूढ़वादी कहलाता है। ये उदारवादी लोगों के, सामान्य लोगों के पक्ष में थे, गरीब मजदूरों के पक्ष में थे। एक ऐसा सरकार ये स्थापित करना चाहते थे जो सहमति के आधार पर हो, यानी कॉमन कंसेंट के आधार पर सरकार बनाने के ये पक्षधर थे। जैसा कि मैं कहा, ये धनी लोग से थे, व्यापारी थे, जमीन के मालिक थे, इसीलिए नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था हो, यानी अर्थव्यवस्था पर कम से कम नियंत्रण हो। तो क्या होगा? इन्हें खुला बाजार मिल जाएगा। इन्हें अपने सामानों, चाहे कृषि उत्पाद हो, चाहे औद्योगिक उत्पाद हो, उसे अधिक से अधिक लाभांश पर बेचने का, मुनाफा पर बेचने का अवसर मिल जाएगा। और जब इसे अवसर मिल जाएगा तो इन्हें क्या मिलेगा? अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। ये गरीब मजदूर लोगों के सामाजिक उत्थान के पक्षधर थे। सामाजिक उत्थान का मतलब होता है ये गरीबों के शिक्षा और चिकित्सा, ये जो दो मुख्य तत्व हैं, उनको ये बढ़ावा देना चाहते थे। क्यों? इनका मानना था कि यदि शैक्षणिक रूप से लोग अच्छे होंगे, यदि अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होगी। व्यक्ति जो भी अपना योगदान दे रहा है उसमें वृद्धि हो जाएगी, और मूर्ख, कम पढ़े लिखे या फिर अस्वस्थ लोगों की उत्पादक क्षमता घट जाती है। तो चूंकि ये जमीन और उद्योग दोनों के मालिक थे, इन्हें स्वस्थ और शिक्षित मजदूरों की ज़रूरत थी। इसीलिए ये लोग जो थे, उदारवादी जो थे, गरीब मजदूरों के कल्याण के पक्ष में बोलते थे, ताकि इनकी उत्पादकता बढ़ेगी। यानी गरीब मजदूरों की यदि उत्पादकता बढ़ेगी तो इनका लाभ सीधे इन उदारवादी को मिलेगा। अब देखो, सरकार बनाने के पक्ष में तो ये थे सहमति पर आधारित। चूंकि इनकी संख्या कम थी, ये बहुत अधिक संख्या में नहीं थे, तो इन लोगों का जो राय हो, विचार हो, कंसेंट हो, उसके आधार पर एक सरकार बने जिनका लाभ, जो ऐसी सरकार जो इनके हित में पॉलिसी बना सके। तो इसीलिए सहमति पर, कंसेंट पर आधारित सरकार के ये पक्षधर थे। देखा जाए कि ये उदारवादी जो थे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के विरोधी थे। इससे पहले भी मैं कहा होऊंगा कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का माने होता है, अर्थ होता है कि सबको बिना भेदभाव का सबको वोट गिराने का अधिकार दिया जाए। लेकिन ये उदारवादी कहने के लिए तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सोच रखते थे, लेकिन ये वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थी। क्यों? क्योंकि यदि गरीब मजदूरों को ये वोट का अधिकार दे देते, तो चूंकि इनकी संख्या अधिक थी, तो निर्वाचन में इनकी जीत हो जाती, तो इनको लाभ वाली जो नीतियां थीं, आर्थिक नीतियां जो थीं, उस पर धक्का लगता, इनका महत्व कम जाता। इसीलिए ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार के विरोधी थे, लेकिन सामाजिक या उत्थान के पक्ष में थे, शिक्षा इत्यादि के पक्ष में थे, क्योंकि इसका लाभ इन लोगों को मिल सके। अब है
पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया था नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से बाहर जब निकला अन्य देशों पर अधिकार करने के लिए, तो मैं चर्चा किया हुआ था कि नेपोलियन को एक आक्रांता के रूप में भी माना जाता है। उसे क्रांतिपुत्र और क्रांति का संहारक दोनों माना जाता है फ्रांस में। फ्रांस से बाहर जब ये निकले तो अन्य देशों ने इनका स्वागत किया, यह सोच करके कि वहाँ जो स्थापित सत्ता है, स्थापित सत्ता के खिलाफ नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ के लोगों को मदद करेंगे और उन्हें भी आज़ादी मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अतः शीघ्र ही लोग फ्रांस से बाहर यूरोप के अन्य देशों में नेपोलियन बोनापार्ट के विरोधी हो गए, जिसका चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे। अब यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका है, जिसका मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूँ। तो नेपोलियन का जो बोनापार्ट का था वह था प्रशासनिक एकीकरण। बिखरे हुए प्रशासन को एक कर दो और सबके लिए एक कानून लगा दो। तो जहां क्षेत्रीयता की भावना थी, अलग अलग कानून था, नेपोलियन ने उसे एक माला में, कानूनी सूत्र में बांध दिया, प्रशासनिक सुविधा हुआ। इसी क्रम में जब नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी के प्रदेशों को जीता तो वहां हालांकि वह अपने लाभ के किया था, लेकिन उसका लाभ जर्मनी के लोगों पर भी मिला। अब हम धीरे धीरे उस राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं, जब देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था। एक तो प्रशासनिक सुविधा, उसी क्रम में उसने जर्मनी में 39 राज्यों का एक व्यापारिक संघ बनाया। इससे पहले मैं कहा होऊंगा कि यूरोप के देशों में सामंतवादी व्यवस्था थी। उस समय में जो व्यापारी होते थे वे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो जाते थे, यहाँ जाते थे, यहाँ जाते थे, अलग अलग उन्हें सीमा शुल्क लगता था। तो शुल्क की मात्रा बहुत अधिक होती थी, इसीलिए वस्तु की कीमत काफ़ी बढ़ जाते थे, व्यापार में उतना लाभ नहीं हो पाता था और व्यापारियों को गतिरोध होता था। अब इस 39 राज्यों का जो आर्थिक संघ जर्मनी में कायम हुआ, जो जोल्बराइन संधि के नाम से, संघ के नाम से भी जाना जाता है, इसके माध्यम से इन सदस्य देशों ने क्या किया, तो सीमा शुल्क जो लगता था भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसे घटा दिया। परिणाम हुआ व्यापारी को कम से कम टैक्स देना हुआ और जो ही कम से कम टैक्स लगेगा तो ही अधिक से अधिक लाभ उसे प्राप्ति होगा। एक काम किया था, सीमा शुल्क में कमी किया। और वहाँ जैसा कि मैं कहा इससे पहले कि वहाँ उसने मैट्रिक सिस्टम, माप तौल की नई प्रणाली किया। एक उदाहरण मैं आपके सामने में रखता हूँ कि वहाँ कपड़ा मापने का इकाई जो था वह एले कहलाता। एले वो अलग अलग था, उसका डायमेंशन अलग अलग था, असमान था। कहीं वह 54.7 सेंटीमीटर माना जाता था, कहीं 55.1 सेंटीमीटर माना जाता था। नेपोलियन ने उसे समाप्त किया और एक पैमाना को, एक मापदंड को लाया। इससे क्या हुआ, लोगों में आर्थिक एकता कायम हुई। एक मानसिक रूप से लोग यह समझने के लिए तैयार हो गए कि इससे लाभ होता है। तो यदि आर्थिक फायदा हो सकता है तो क्यों ना राजनीतिक फायदा भी इससे लिया जाए, जो आगे चलकर यही जोल्बराइन जो है यही जर्मनी के लोगों को एक करने में सहयोग किया। अतः नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान जो है वह राष्ट्रीयता के भावना के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यदि कोई आगे की ओर बढ़ता है तो कोई उसे टांग भी खींचने का प्रयास करता है। इसी क्रम में समाज में एक ऐसे वर्ग भी था, समाज में एक ऐसा वर्ग भी था जो रूढ़वादी था, जो यथास्थितवादी था, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोधी था। वह नहीं चाहता था कि समाज में प्रगति हो, परिवर्तन हो। इसीलिए वह अतीत के गौरव को, अतीत की परंपरा को कायम रखना चाहता था। उनके अनुसार से राजतंत्र सही था, चर्च सही था, परिवार की व्यवस्थाएं सही थी, रीति रिवाज परंपराएं सही थीं, ताकि उनका महत्व बना रहे। यही कहलाए रूढ़िवादी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद
वाटरलू के मैदान में जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन होता है, हार होती है, तो फिर एक बार रूढ़वादियों का महत्व बढ़ जाता है और रूढ़वादियों का सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला जो था वह था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। मेटरनिख ने 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में विजयी देशों का एक सम्मेलन बुलाया। नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए जो मित्र देश साथ हुए थे, सबका एक सम्मेलन हुआ वियना में और वहाँ एक समझौता हुआ। वही समझौता वियना संधि के नाम से जाना जाता है 1815 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ? पुनर्मुस्कबो भव। मेटरनिख पुनः फ्रांस में उसी व्यवस्था को थोप दिया जिस व्यवस्था के खिलाफ में 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ था। उसने बुर्बो राजवंश, जिसे हटा करके लुई 14वां बुर्बो राजवंश का था, उसी वंश के राजा को फिर से फ्रांस की गद्दी पर बैठा दिया गया। बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई। नेपोलियन द्वारा जो प्रदेश जीते गए थे फ्रांस से बाहर, उन्हें मुक्त कर दिया गया। ये तो चलिए, ये तो ठीक हुआ, ये कोई बुरा नहीं हुआ। लेकिन नेपोलियन जैसा व्यक्ति पुनः न पैदा हो जाए, इसे फ्रांस की सीमा पर मजबूत राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। इसी क्रम में एक नए नए राज्यों का निर्माण हुआ, नीदरलैंड का भी निर्माण इसी क्रम में हुआ। बच्चों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। एक परंपरा जो विकसित हुआ फ्रांस में, वह यूरोप के अन्य देशों पर पड़ता है। ये प्रतिक्रियावादी जब विजयी होते हैं तो उसके खिलाफ पुनः फ्रांस में क्रांति होता है और प्रतिक्रिया स्वरूप यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांति होता है और राष्ट्रीयता की जीत होती है, राष्ट्रवाद जीत जाता है। ये एक पड़ाव है, क्रम है, सीढ़ी है। आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। वीडियो अंत करने से पहले हम चाहेंगे कि कुछ सेकंड में इसका पुनरावलोकन कर लिया जाए कि यूरोपीय समाज में कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग औद्योगिक नगरों के विकास का प्रतिफल था। ये नए सोच के लोग थे और इनके विचार राष्ट्रीयता को लाने में सहयोग दिया। इसके अलावा उदारवादी थे। ये व्यक्ति को आज़ादी, शारीरिक मानसिक आज़ादी तो देना चाहते थे। चूँकि ये धनी वर्ग से थे, गरीब मजदूरों की उत्पादकता का लाभ अपने हित में लेना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए ये वयस्क मताधिकार के विरोधी थे। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने प्रशासनिक उपायों के द्वारा फ्रांस के बाहर भी लोगों को एक करने का काम किया और अंत में जब नेपोलियन की पराजय होता है वाटरलू के मैदान में, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के नेतृत्व में जो वियना संधि होती है, उसके द्वारा पुनः एक बार पुरातन व्यवस्था को, यानी रूढ़वादी व्यवस्था को लाद दिया जाता है, जिसके खिलाफ पुनः फ्रांस में और फ्रांस के बाहर भी आंदोलन होता है, क्रांतियाँ होती हैं और राष्ट्रीयता की अंततः जीत होती है, जिसका चर्चा हम लोग अगले घंटी में, अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।